हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम संस्कृत साहित्य में रचनाकारों एवं रचनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक 2 सेट्स पे हमने विचार कर लिया है। इस सेट में हम महाकवि कालिदास पर चर्चा करेंगे कि उनसे संबंधित किस तरीके से सवाल यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं और अगर प्रैक्टिस के लिहाज से देखा जाए तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भला कौन होगा जो कि महाकवि कालिदास का नाम नहीं सुना होगा। किंवदंतियों के माध्यम से और उनके रचनाओं के माध्यम से हमारा परिचय बचपन में ही करा दिया जाता है। ख़ास तौर से ये कि कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे और तमाम तरह की किंवदंतियाँ हैं। तो इनके महाकाव्य और इनका जो फेमस नाटक रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि अगर कोई आर्ट साइंस से पढ़ाई कर रहा है होगा तो 10वीं 12वीं से ही परिचय हो जाता है। बाकी बीए में तो विस्तृत रूप से इनकी कई रचनाओं को पढ़ना पड़ता है। फिर जो एमए किया हो और पीएचडी किया हो तो उसकी बात ही अलग है। तो महाकवि कालिदास लगभग सबसे परिचित कवि कहे जा सकते हैं और इनके बारे में कहा भी जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणा। इसके पहले जब मैं संस्कृत साहित्य पर विचार कर रहा था और पाठ्यक्रम पर खास तौर से विचार कर रहा था तो इसमें मैंने सारे कवियों की जो ठोस उनसे प्रश्न बनते हैं उन पर काफ़ी चर्चा किया हुआ। तो उस वीडियोज लेक्चर को भी आप लोग ज़रूर देखिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ। फिलहाल हम प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से कालिदास पर देख रहे हैं कि कैसे उनसे प्रश्न बनते हैं, उन पर कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए फेमस हैं। ठीक है, किस अलंकार के लिए फेमस हैं। तो ऑप्शन दिया है उपमा, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो उपमा कालिदास से कहा जाता है तो उपमा के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटकर प्रश्न है और पूर्ववर्ती कवि के बारे में पूछ रहा है। तो अभी मैं पिछले सेट में कवि की बात किया था भास, जिन्होंने कि 13 नाटक लिखे हैं और काफ़ी उनके नाटकों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो वही इनके पूर्ववर्ती हैं। मैं इसलिए कहानीनुमा बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, क्योंकि देखिए मैटर हर जगह मौजूद है। आपको तमाम किताबें मिल जाएंगी, तमाम बताने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन स्टोरी के रूप में अगर अगर आप दिमाग में रखेंगे, कहानी की तरह रखेंगे, उसको लोड लेकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारवी, बी भास, सी दंडी, डी भवभूति। तो इसका जो सही आंसर है वो महाकवि भास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि रघुवंशम किसकी रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है। तो ऑप्शंस दिया ए व्यास, बी भरत मुनि, सी कालिदास, डी चाणक्य। तो रघुवंशम जैसा कि आज का टॉपिक ही है कालिदास पे, तो उनकी रचना है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ों पर ध्यान रखने वाली बात है कि रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य है और इसमें कुल 19 सर्ग हैं। ठीक है, कई बार सर्ग पूछ देता है तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 19 सर्गों में बटा हुआ है और इसमें मनु से लेकर दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। ये काफ़ी मार्के की बात है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये 19 सर्गों में है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि रघुवंशम के रचयिता कौन है। कालिदास। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 19 सर्ग और 31 राजा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। अब इसमें नाटक कौन सा नहीं है। ए उभयामी सारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेणी संहारम। तो रघुवंशम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कालिदास की रचना रघुवंशम है। अब क्या है रघुवंशम, क्योंकि उस प्रश्न में तो नाटक नहीं था, लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन, एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीति काव्य है, एक महाकाव्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एक महाकाव्य। इसमें कुल 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कि रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। आ गया वही प्रश्न जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे बार बार। तो इसका जो सही जवाब होगा 19 होगा। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल मतलब ध्यान में रखिए कि 18 किस में है, किरातार्जुनीय में है,
और 20 शिशुपाल वधम में है, 21 तो अभी तक किसी महाकाव्य में नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन वैसे ही फालतू है। क्वेश्चन नंबर 8, कालिदास की प्रथम काव्य कृति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम कृति कौन सी है। तो ऑप्शंस में दिया है मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, नैषध। तो आप देख रहे होंगे नैषध किसकी रचना है, याद रखिए इसको, ठीक है। बाकी सब रचनाएं कालिदास की हैं। तो प्रथम रचना की बात आ रही है तो इसमें जो सही जवाब है वो ऋतुसंहार है। और ऋतुसंहार को प्रथम काव्य कृति तो कहा ही जाता है। इसमें कुल 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक हैं, ये भी ध्यान में रखिए। और इसमें 6 ऋतुओं की चर्चा की गई है और वे 6 ऋतुएँ कौन कौन से हैं। ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। और कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें पूरे ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी कालिदास की प्रथम काव्य कृति। अब देख रहे हैं कि अभी घुमा फिरा कर वही बात आ रही है, तो इसका आंसर होगा डी, ऋतुसंहार। लेकिन आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। एक लोगों ने कमेंट्स कर कर मुझे कहा कि आप पॉइंट्स पे रहिए, समय की कमी है। तो मैं मानता हूँ कि समय की कमी है, लेकिन यार इतना दिन तक जीवित रह गए तो अगर 8-10 मिनट कोई वीडियो या लेक्चर देख रहे हैं जिसमें कोई चीज़ क्लियर हो रही है तो फिर उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा समय आप नहीं बचा सकते। अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो बार बार घूम घूम के एक ही चीज़ याद करेंगे और आप अपने से परेशान रहेंगे, आपका जो ग्रुप रहेगा उसको भी परेशान करके रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मतलब कभी बोर होने की कोशिश मत करिए, चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। अभी तक प्रथम रचना के बारे में बातचीत हो रही थी, अब दूसरी रचना के बारे में बातचीत हो रही है। तो काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन है कि दूसरी रचना कौन है। कुछ विद्वान रघुवंशम को दूसरी रचना मानते हैं और कुछ विद्वान कुमार संभवम को मानते हैं। तो बड़ा इसमें वो है, लेकिन जो ऑप्शंस है उसके अनुसार क्या होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि भाई लघुत्रयी क्या है। मतलब ऐसी 3 रचनाओं का संग्रह जिसमें कि महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हों, लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभवम तथा मेघदूतम, इनको लघुत्रयी में कहा जाता है। इसको आप नोट करके रख लीजिए। रघुवंशम, आर्केयम, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आर्केयम लघुत्रयी में आता है और बाकी सब क्या है, अलग रचना है। तो रघुवंशम, कुमार संभवम, ये तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है। तो ये रचना है कालिदास की। और अब कुमार संभवम जब पूछ ही दिया है तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 17 सर्ग में इसका अध्ययन किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और इसमें पार्वती जी का चित्रण है और हिमालय पर्वतराज हिमालय के बारे में इसमें बातचीत की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। तो कई बार लिख देगा कि कालिदास द्वारा लिखित है, प्रणीत है, लेखक हैं। तो ये प्रश्न पूछने की एक शैली है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें ऑप्शन दिया ए उत्तर रामचरितम, बी मृच्छकटिकम, सी मालविकाग्निमित्रम, डी मुद्रा राक्षस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मालविकाग्निमित्रम। और बाकी जो रचना है वो सब अलग अलग हैं। उत्तर रामचरितम भवभूति की, मृच्छकटिकम शूद्रक की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। तो इस तरीके से भी आप याद करिए। फिर आ गया, मैंने बताया मृच्छकटिकम का रचयिता कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार तुरंत आप लगा देंगे कि ये शूद्रक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। फिर आ गया वही घुमा के प्रश्न, तो कालिदास, ठीक है। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूत शब्द पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सी होगा, मेघदूतम। कालिदास की ऐसी रचना है जिसको कि दूत काव्य भी कहा जाता है। और ये 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसको भी ध्यान में रखिए, कई बार खंड भी पूछ देता है।
अभी तक हमने लघुत्रयी के बारे में बातचीत की थी। अब अगला प्रश्न जो आ गया है ये बृहत्त्रयी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शंस में दिया किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम और कुमार संभवम। तो इसके ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कुमार संभवम इसका सही जवाब होगा। और बाकी जो हैं तीनों रचनाएं जो किस में आती हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत। मतलब आपको ध्यान रखना है इसमें 18, इसमें 20 और इसमें 22 सर्ग हैं। इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं कि फिर से वही सवाल पूछा कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो ये तीनों तो आप जान ही गए हैं, तो घुमा फिरा कर खाली ऑप्शंस को चेंज कर दे रहा है। उसी तरीके से आपको भी एंगल बदल के इसको देखने की ज़रूरत है। यही तो प्रैक्टिस है। 19 निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। अब आप देखेंगे कि कालिदास की रचना के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो तुरंत आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, ए है, बी है, डी है और ये सी नहीं है। ये किसका है, ये दंडी का है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो अब तो आंख बंद करके आप बता देंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंकों की चर्चा की गई है और इसमें जो चौथा अंक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है, क्योंकि उसी में शकुंतला की विदाई होती है और मार्मिक प्रसंग उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। फिर से वही प्रश्न आ गया, कौन सी रचना नहीं है। तो बाकी अब तुरंत आराम से आप देख लेंगे। इसमें जो सही आंसर है वो है सी है, बुद्धचरित, जो कि अश्व घोष द्वारा लिखित रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। अब देख रहे हैं लगातार पूछा जा रहा है कि नहीं है नहीं है, तो अब आपको धीरे धीरे रटा गई होंगी इनकी रचनाएं। और सही ऑप्शन है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम किसकी है, ये भास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कालिदास की रचना नहीं है। फिर से वही सवाल, फिर से आपका जवाब होगा नैषधीचरितम। नैषधीचरितम किसका हो गया, हर्ष का हो गया, जो विद्वानों के औषधि के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 कालिदास कृत नहीं है। अब तो इसको अब उब ही गए होंगे, लेकिन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कई बार आप देखते होंगे क्रिकेट मैच देखते होंगे तो कई बॉलर जो होते हैं हमेशा वाइड फेंकते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको ओवर से हटा दिया जाता है, बल्कि बैट्समैन के धैर्य की परीक्षा भी की जाती है। हो सकता है कि एक सही बॉल फेंक दे और बैट्समैन क्या हो, आउट हो जाए। तो इसलिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमारी बातों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कालिदास के नाटकों में स्त्रियाँ तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है और सबको ध्यान में रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हमारा जो प्राचीन समय था जिसमें स्त्रियों को पढ़ने की उतनी आज़ादी नहीं थी, यहाँ तक कि वो कोई संस्कृत श्लोक को भी सुन लेती थी तो उनको दंड के स्वरूप उनके कान में कांच पिघला कर डाल दिया जाता था, ताकि अन्य जगह उसका प्रचार प्रसार ना हो पाए। और बोली भाषा में भी काफ़ी डिफरेंस किया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उस ज़माने के पढ़े लिखे थे, वो संस्कृत बोलते थे और बाकी जो थे वो सब क्या बोलते थे, प्राकृत। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में आप रखिए। इसका जो सही जवाब है वो प्राकृत। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा उसमें आप देखेंगे कि जो निम्न वर्ग की पात्र हैं और स्त्रियाँ वो सब प्राकृत में, अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला ये सब प्राकृत में बोलती हैं। और बाकी जो कर्ण ऋषि हैं और जो सारंग और सारद्वत ये सब लोग हैं, ये सब संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इन 25 क्वेश्चनों के आधार पर कि किस तरीके से महाकवि कालिदास पर सवाल बन सकता है। और उम्मीद है कि हर एंगल से हमने इसको देखने की कोशिश की है। आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, कमेंट्स कर ज़रूर बताइए ना। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए